हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सेकंड ग्रेड के लिए इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी में जो अभी हमारा चल रहा है टॉपिक आज का, वो है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो इससे पहले हमने वो संविधान सभा और प्रारूप समिति, बाद में BR अम्बेडकर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा डिटेल से, और प्रस्तावना के लिए हमने ये जो 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे, उम्मीद करता हूँ वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और काफ़ी क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। उन्हीं में से जहाँ तक मेरा आइडिया है, एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेंगे। आपको बस कंटेंट को उसी को बार बार पढ़ना है। इससे ज़्यादा शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट आपको यूट्यूब पर या किसी भी ऐप पर नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी आपको ध्यान रख लेना। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ यही है पढ़ो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये ज़रूर पढ़ लेना, ये तो ज़रूर पढ़ लेना। इससे ज़्यादा पढ़ो तो आपकी मर्ज़ी है, बाकी इसको पढ़ लेना, बार बार पढ़ना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। तो बिना ज़्यादा टाइम गंवाए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार का जो शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट होता है हमारा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स तक इस चैनल को पहुँचाइए, आप शेयर करिए, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, उनको भी हेल्प मिल सके, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का हम पैसे नहीं ले रहे हैं आपसे कि भाई पैसे दो और वीडियो देखो, इस प्रकार का नहीं है। पूरा सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर का विथ साइकोलॉजी कुछ भी नहीं रहेगा पीछे, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी वो भी आएगी आगे। तो प्लीज़ यार शेयर ज़रूर कर दिया करो और वीडियो को लाइक भी किया करो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। हमारा जो संविधान है, महान संविधान, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में स्पष्ट रूप से दे रखा है साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं इसके फीचर। पहला है विशाल व विस्तृत संविधान। तो ये लगभग आप सभी को पता होगा कि भारत का संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। एक एक टॉपिक को, केंद्र की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ को कितनी बहुत ही डिटेल तरीके से समझा रखा है इसमें। तो पहले पढ़ते हैं और विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल संविधान में 395 आर्टिकल हैं, 8 अनुसूचियां व 22 भाग हैं। देखिए, अब ये यहाँ पर याद रखने लायक बात है। मूल संविधान की जब बात आती है, प्रारंभ में जब संविधान बना था तो यहाँ पे 395 तो आर्टिकल थे, 8 अनुसूचियाँ थी। अनुसूचियों का आपको ध्यान में रखना, 8 अनुसूचियाँ, और भाग कितने थे? 22। लेकिन वर्तमान में बाकी सब तो सेम है, लेकिन अनुसूचियाँ क्या कर दी गई है? 12 कर दी गई है। अब देखो, याद रखने लायक बात, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताता हूँ। ये नहीं है कि संविधान में जो 395 आर्टिकल हैं उसके बाद कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। बहुत ही परिवर्तन हुए, काफ़ी परिवर्तन हुए मैं कहूँगा, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। ये नहीं है कि 394 आर्टिकल कर दिए, ऐसा कभी नहीं किया गया। जैसे कि किसी आर्टिकल को हटाया तो उसे नाम दे दिया निश्चित, उसे निश्चित कर दिया गया। और जैसे कि उप अनुच्छेद जोड़ दिए गए, जैसे कि 51 के है, कोई खे जोड़ दिया तो इसे उप अनुच्छेद बोलते हैं। अब देखो भाग 22 है, तो भाग 22 में भी उपभाग इसमें काफ़ी भागों में उपभाग जोड़े गए। तो संविधान को और ज़्यादा विस्तृत जरूर किया गया, उसमें संशोधन किया गया है, लेकिन ये जो मूल ढांचा है इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मूल ढांचे में तो थे आपके ये 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियाँ हैं अभी, और 22 भाग हैं। ये है इसका वर्तमान स्वरूप, और मूल स्वरूप में 8 अनुसूचियाँ हैं। ऑल क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं, विश्व का सबसे छोटा संविधान है। और ये किस प्रकार का है भाई अमेरिका का संविधान? ये लिखित है। किस प्रकार का है? लिखित है। तो केवल 7 अनुच्छेद है। अब सोचो एक बार कि आप, कि हमारे अगर 7 ये आर्टिकल होते तो कौन अभी पॉलिटी पढ़ता? सारा यहाँ पे मामला किसका है? 95 आर्टिकल का ही तो है। आर्टिकल में ये भाग, अनुसूचियाँ, ये इन्हीं आर्टिकल्स को तो डिवाइड करते हैं अलग। ये तो है नहीं कि भाग 1 में आ गए सारे आर्टिकल और बाकी कुछ और ही है। इन्हीं का ही तो डिवाइडेशन है। अब 7 अनुच्छेद होते तो 5th क्लास के बच्चे के टिप्पर होते ये तो, कि ये लो 7 अनुच्छेद, बात खत्म। लेकिन ऐसा नहीं है। और ये भी नहीं कि वहाँ पे 7 अनुच्छेद दें तो वो सिर्फ वहाँ का संविधान अच्छे से नहीं चल रहा है या और कोई बात नहीं, बहुत परफेक्टली चल रहा है। लेकिन हमारा है ना विस्तृत है बहुत ज़्यादा, हर एक पॉइंट को बहुत ही डिटेल से बताया गया है कि भाई संविधान में ये होगा
और इस प्रकार की प्रक्रियाएं होगी। ऑल क्लियर। और तो बाकी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं दुनियादारी पर भी, थोड़ी भी दुनियादारी का पता होना चाहिए निश्चित रूप से खुद के अलावा भी। कनाडा में 147 आर्टिकल हैं, ऑस्ट्रेलिया में 128, अफ्रीका में 253। तो ये आर्टिकल की थोड़ी बहुत चर्चा है हल्की फुल्की। 1 मिनट ज़रा रुकिएगा आप। हाँ, चलते हैं आगे। सर आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा व विस्तृत संविधान कहा। किसने? सर आइवर जेनिंग्स ने, कि ये विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। ये इनकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। लिखित संविधान है, ये दूसरी स्पेशल फीचर है, दूसरा फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, भूल मत जाना। तो पहला तो देख लिया विश्व का सबसे बड़ा, अब ये दूसरी विशेषता है लिखित संविधान। भारत का संविधान लिखित संविधान है। यूएसए का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आर्टिकल कितने यूएसए वाले में? 7 आर्टिकल हैं, छोटा सा है, बिल्कुल प्यारा सा। ब्रिटेन का संविधान परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित अलिखित संविधान है। थोड़ा ध्यान रखना है, ब्रिटेन का किस प्रकार का है? अलिखित है। तो क्लियर। चलते हैं आगे। 1 सेकंड के लिए आप 1 मिनट के लिए वीडियो को होल्ड कीजिएगा। हाँ दोस्तों, देखिए आगे संसदीय शासन प्रणाली, जो कि तीसरी विशेषता है हमारे संविधान की। हमारा संविधान की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? संसदीय। तो देखते हैं विश्व के संदर्भ में किस प्रकार की ये शासन प्रणालियाँ होती है। 2 प्रकार की होती है शासन प्रणालियाँ। एक तो होती है अध्यक्षात्मक और दूसरी होती है आपके संसदीय। तो क्या होता है इसमें? 1 मिनट में थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कर लेते हैं। देखिए क्या होती है अध्यक्षात्मक और क्या होती है संसदीय, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है, उसका निर्वाचन सीधे जनता करती है। तो जैसे कि अमेरिका। अब देखिए आपको पता होगा कि हमारे भारत में राष्ट्रपति होता है, वो क्या होता है? कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। ये आपने अच्छे से पढ़ा है राष्ट्रपति में, जब आगे पढ़ेंगे तो और देख लोगे आप। नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक प्रमुख कौन होता है? हमारा पीएम होता है, प्रधानमंत्री। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? जैसे कि अमेरिका में मतलब राष्ट्रपति ही वास्तविक प्रमुख होता है, मतलब कि कार्यपालिका की जो शक्तियाँ होती है उसका वास्तविक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, वही उसका यूज़ लेता है। जबकि हमारे इधर राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर ही कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो इस बात का आपको पता होगा। तो ये होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। लेकिन इधर देखिए, भारतीय संविधान द्वारा इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, वापस बता देता हूँ, नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख, और ये अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद के माध्यम से करता है। और राइट, तो इसे बोलते हैं संसदीय शासन प्रणाली, और भारत में यही अपनाई गई है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट के समान कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में और भारत में संविधान की ये समानता है भाई, कि इंग्लैंड में भी जो वहाँ का प्रथम नागरिक है या जो राष्ट्रपति है वो क्या होता है? नाम मात्र का प्रमुख होता है कार्यपालिका का, और भारत में भी होता है। मतलब कि संसदीय शासन प्रणाली अपनाते हैं ये दोनों ही देश। तो हमें भारत के संदर्भ में पढ़ना है सिर्फ। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्री परिषद में निहित होती है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो राष्ट्रपति किसकी सहायता से शासन करता है? मंत्री परिषद की सलाह के आधार पर। क्लियर है? और मंत्री परिषद का प्रमुख कौन? ये पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह से करता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। हुआ क्लियर? कुछ आई आंखों में चमक? तो आंखों में चमक हमेशा रहनी चाहिए, मज़ा आता है ज़िंदगी में। मूल अधिकारों के बारे में, ये भी हमारे संविधान की क्या है? चौथी विशेषता है, ये एक फीचर है। तो देखते हैं मूल अधिकार क्या है। भारतीय संविधान का भाग 3 कुल 6 मूल अधिकारों की घोषणा करता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है आपके, कौन से भाग में उल्लेखित हैं? तो भाग 3 में है। अच्छा, एक
एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूँ। मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। खोपड़ी में ये रही आपकी खोपड़ी, यहीं कहीं फिट कर लेना इसको, ठीक है? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 6 मूल अधिकार, पहले थे तो 7, लेकिन एक जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसको क्या किया गया? एक संविधान संशोधन हुआ था, कौन सा आगे बता दूंगा। उसके तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार, ठीक है? तो अब आप सोचोगे कि सर ये मूल अधिकार और कानूनी अधिकार में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मूल अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अगर किसी प्रकार की छेड़छाड़ हुई मूल अधिकारों में तो भाई साहब पहुँच जाएंगे सीधे ही कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में डायरेक्टली। जबकि कानूनी अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ होता है तो वो एक निश्चित प्रक्रिया होती है, पहले केस वगैरह यहाँ पे निचली स्तर की अदालतों में चलते हैं, वो इतना कोई वो बात है। लेकिन यहाँ पे अगर इन 6 मूल अधिकारों में कोई छेड़छाड़ हुई तो वो व्यक्ति सीधा किसकी शरण ले सकता है? ये व्यक्ति जाएगा सीधा इधर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। स्पष्ट रूप से संविधान में इसका उल्लेख है। चलें आगे। यह राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर निर्बंधन के रूप में है। निर्बंधन क्या होता है? ये एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है, बाउंडेशन है, बाधा है एक तरह की। मतलब कि राज्य की विधायी और कार्यपालिका शक्ति है ना, ये इसमें मतलब कि मूल अधिकारों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। ये विधायी और कार्यपालिका शक्ति रिस्ट्रिक्शन है, तो इसे बोले निर्बंधन के रूप में। अब देखिए आगे ये जाब्ता क्लियर होगा आपके। राज्य द्वारा मूल अधिकारों के प्रतिकूल बनाई गई, मतलब कि विपरीत प्रतिकूल बनाई गई राज्यपाल द्वारा बनाई गई विधि न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित की जा सकती है। अगर ऐसा कोई राज्य अगर कोई मूल अधिकारों के खिलाफ कुछ बना देता है इस प्रकार का नियम, तो क्या करेगा न्यायालय? सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त करने की ताकत रखता है भाई। इस प्रकार न्यायालय मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। क्लियर है? मान लो कि कोई स्टेट ने ऐसा कोई कानून बना दिया जो कि इन 6 मूल अधिकारों पर कुठाराघात करता है, इनका हनन करता है, तो फिर न्यायालय क्या करेगा? उस कानून को डिसमिस कर देगा, उसको लागू नहीं होने देगा। इस प्रकार की पावर है हमारे न्यायालय में, संविधान के द्वारा प्रदान की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व ये राज्यों में बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर प्रशासन बनाने के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। ऐसे नियम होते हैं, इसलिए इसे नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मूल अधिकार संविधान में कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से। नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से लिए गए? तो वो लिए गए आपके आयरलैंड से। करो इसको खोपड़ी में लॉक, ये पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है? आगे देखिए। नीति निर्देशक तत्व संविधान के 4थे भाग में है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक है भाग 4 में। आगे देखिए। राज्यों के नीति निर्धारण में मार्गदर्शक का काम करते हैं। मार्गदर्शक का काम करते हैं कि भाई इस प्रकार से अगर ये नीति निर्देशक तत्वों को लागू किया जाए तो व्यवस्थाएं और बेहतर तरीके से हो सकती है, लोक हित में हो सकती है, उनका जीवन है वो एक लाइफ स्टाइल को एक लेवल पर ले जाने के लिए कारगर साबित हो सकती है। इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। क्या मतलब हुआ? मतलब मैं यहाँ पे कोष्टक में लिख देता हूँ, राज्य के लिए बाध्य नहीं, बिल्कुल भी बाध्य नहीं है ये कि भाई लागू करना ही करना है। मान लो कि वो फाइनेंशियली या अन्य किसी कारणों से पॉसिबल नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है राज्य उनको लागू करे या नहीं करे। लेकिन यहाँ पे ऑस्टिन भाई साहब का, भाई साहब तो क्या है, अंकल हैं, थे पहले, अब तो नहीं है। ऑस्टिन का ये स्टेटमेंट है, इन सिद्धांतों को किसको? नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। किसने? ऑस्टिन ने, ऑस्टिन महोदय ने। हाँ, महोदय ठीक रहेगा तो ठीक है। ऑस्टिन महोदय ने कहा इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा, नीति निर्देशक तत्वों को। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट हैं एग्जाम में टपकने वाले। अब देखिए मूल कर्तव्य।
ये चौथी विशेषता है। हम संविधान की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, कोई भूल गया तो मैं बता देता हूँ। तो ये छठी विशेषता है हमारे संविधान की, मूल कर्तव्य। मूल संविधान में नहीं थे कर्तव्य, तो फिर क्या हुआ था, कहाँ से टपक गए। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 के व आर्टिकल 51 के को जोड़कर कुल 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया। मूल संविधान में नहीं थे। मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? 5 बार तो पूछा गया क्वेश्चन है, 6ठी बार आए तो फिर आपकी किस्मत है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किस आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कौन से भाग में? तो ये है आपके चौथे भाग में, अनुच्छेद 51 के को जोड़कर 10 कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में 11वें कर्तव्य के रूप में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने का कर्तव्य बच्चों के माता पिता या संरक्षक पर आरोपित किया गया। 1976 में तो ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें तो 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किए गए थे, लेकिन बाद में 2002 में ये जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था कि भाई अगर आपका 6 से 14 वर्ष का बच्चा है तो उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है उसके पेरेंट्स का। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं अधिकार, क्या होते हैं कर्तव्य। कर्तव्य की बात आती है ना, तो भाई ये बाध्य नहीं होते। अब आपका कर्तव्य है कि सड़क पर कोई कचरा गिरा हुआ है, आप जा रहे हो और आप इसको उठा के डस्टबिन में डालो। बाध्य थोड़ी कि आपने कचरा नहीं उठाया तो ये थोड़ी पुलिस जेल में डाल देगी आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन ये आपका कर्तव्य है कि आप अपनी कंट्री का, आप अपने समाज, मोहल्ले, सिटी का ध्यान रखो। तो ये कर्तव्य हैं, तो इनका थोड़ा ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान में रखना है ये कॉन्सेप्ट। अगला क्या है, हमारे फीचर क्या है संविधान का 7वां? नम्यता या अनम्यता का अनोखा मिश्रण। क्या होता है नम्यता या अनम्यता? संशोधन की दृष्टि से संविधान 2 प्रकार का होता है, समझ गए? नम्यता मतलब कि लचीला, कि भाई संशोधन हो सकता है या नहीं। संशोधन आसानी से हुआ, नम्य। अगर नहीं हुआ तो बस अनम्य। नम्य मतलब फ्लेक्सिबल, आ गया लचीला। अनम्य मतलब कि रिजिड, कठोर। तो फिजिक्स में पढ़ते होंगे आपको भी, रिजिड बॉडी मतलब कि कठोर पिंड, तो वही है। समझने की बातें हैं, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट के लिए लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं है। आप छोटे बच्चे तो हो नहीं। भारतीय संविधान इन दोनों का मिश्रण है। अब देखिए कितना प्यारा संविधान है हमारा, कि भाई ये नहीं है कि कुछ भी आसानी से ही कुछ भी जोड़ दो, घटा दो और इसका सत्यानाश कर दो, ऐसा भी नहीं है। और यही नहीं है कि कोई पुरानी कोई भाई गलती भी हो सकती है। हम भगवान तो है नहीं, इंसान है। इंसानों ने संविधान बनाया, छोटी मोटी कई गलतियाँ हैं। कितने संविधान संशोधन हुए हैं। तो फिर विशेष परिस्थितियों में लचीला भी है, मतलब कि परिवर्तन को स्वीकारने लायक भी है। तो देखिए आगे, यहाँ संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है हमारे भारत में। ये देखिएगा, अब मैं आपको बताता हूँ आराम से दांसू तरीके से। 3 प्रकार से, किस प्रकार से? अगर हमें करना है संविधान में संशोधन, तो पहले तो किसके द्वारा होगा? संसद के द्वारा होगा, पहली बात। किस प्रकार से? साधारण बहुमत से हो सकता है, विशेष बहुमत से हो सकता है, दूसरी बात। और तीसरा विशेष बहुमत व आधे राज्यों का अगर समर्थन मिल जाए तो संविधान में संशोधन हो सकता है। आपको नॉर्मली आपके माइंड में इनका ब्लूप्रिंट छप जाना चाहिए और ज़्यादा रटने वाली बात नहीं है। अब देखिए, सर आइवर जेनिंग्स, पहले भी आया ये नाम, ने भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर संविधान कहा है। मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। लेकिन इन महोदय ने इनके आगे ही माइंड में तो बोल दिया, इसमें क्या है। सर आइवर जेनिंग्स ने आवश्यकता से अधिक कठोर बताया, जबकि इन महोदय ने देखिए कितने प्यारे हैं ये, के.सी. डियर ने संतुलित बताया है भारतीय संविधान को। यहाँ भी लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे किसको संतुलित बताया है? भारतीय संविधान को। समझ आना आप, ज़्यादा ये कुछ नहीं है इसमें। 8वां फीचर क्या है हमारे भारतीय संविधान का? स्वतंत्र न्यायपालिका।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सोचो, जिस देश की न्यायपालिका ही स्वतंत्र नहीं रहेगी वो क्या आगे विकास करेगा और क्या वो अपनी संविधान की वो चर्चाएं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है। न्यायपूर्ण तो शासन होना चाहिए ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। संघात्मक संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद के समाधान, केंद्र और राज्यों के मध्य कोई करार हो गया, कोई समझौता के तहत कोई विवाद हो गया तो सीधे जाएंगे हाई कोर्ट में कि साहब ये बात है, और जो वो फैसला सुनाएंगे वही अंतिम होगा, ये भी ध्यान रखना है। संविधान के निर्वचन क्या होता है भाई? निर्वचन पकड़ के लाओ इधर। निर्वचन का मतलब होता है व्याख्या। कहीं पर कोई संविधान में ऐसी टर्म है जो कि स्पष्ट नहीं है तो उसकी फाइनली कि भाई ये बात किस संदर्भ में कही गई है और वास्तविक रूप से क्या अर्थ लिया जाए और आगे क्या प्रोसेस की जाए, तो फाइनली उसकी व्याख्या कौन करेगा? हमारी न्यायपालिका करेगी, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट करेगा। का दायित्व न्यायपालिका पर होता है, तो क्लियर है ये बात। उस पर संविधान व मूल अधिकारों के संरक्षण का भी दायित्व होता है। किस पर? उस पर, न्यायपालिका पर। न्यायपालिका मूल अधिकारों का संरक्षक होता है, पता ही है, और संविधान की भी ये संरक्षक होती है। कोई बिना फालतू को छेड़छाड़ करे तो उसको निरस्त कर देगी उस प्रस्ताव को। अतः न्यायपालिका का स्वतंत्र व निष्पक्ष होना आवश्यक है, इम्पोर्टेंट। इसका निष्पक्ष होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बात आप खुद भी फील करते हो पर्सनली, इतने समझदार हो। तो आगे चलिए, आगे है संसदीय संप्रभुता तथा न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। तो ये पढ़ो, अभी क्लियर हो जाएगा आपके। भारतीय संविधान में इंग्लैंड की तरह संसदीय प्रभुसत्ता मतलब कि वहाँ पर जो संसद कानून पारित कर सकती है उसका प्रभुत्व है, तथा यूएसए की तरह न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किया गया है। अब देखिए, इनको हमारे भारत वाले कितने स्मार्ट थे जिन्होंने बनाया, बाबा साहब, और तभी तो ये इतने महान व्यक्तित्व थे। इन्होंने क्या किया कि कानून बनाने के लिए संसदीय संप्रभुता रखा, लेकिन ये नहीं है कि संसद मन मर्जी आए मूल अधिकारों का हनन कर रही है, किसी अन्य अधिकार पर कुठाराघात कर रही है और कानून की ये लो जी तानाशाही शुरू कर दी, नहीं। तो इसीलिए यूएसए की न्यायिक सर्वोच्चता का भी समन्वय है, इसमें शामिल किया गया है, और इंग्लैंड की संसदीय प्रभुता को भी इसमें शामिल किया गया है। मतलब कि ये दोनों ही विशेषताएं, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, हमारे इसमें शामिल है। अब देखिए किस प्रकार से, आगे पढ़ो। डी बसु ने इसे अद्भुत समन्वय बताया है। अच्छी बात है, फैक्ट है, ध्यान रखना है। अब देखिए, समझने लायक बात, हैशटैग समझने लायक बात क्या है? भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाकर संसदीय सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। क्लियर है, हमने पढ़ लिया था भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, जिसके तहत कार्यपालिका शक्तियों का वास्तविक जो कौन यूज लेगा, मंत्रिपरिषद लेगी। मंत्रिपरिषद में कौन सदस्य होंगे? जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे। क्लियर। आगे देखो, इसीलिए लेकिन इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वह उन विधियों व आदेशों को निरस्त कर दें जो संविधान के विरुद्ध है। अभी मैंने यही बात आपको बताई थी कि संसद को कानून बनाने का तो अधिकार पूरा दे दिया संविधान ने, लेकिन साथ ही उसकी पूंछ पकड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट को बैठा दिया कि ये अगर अपनी हद पार करे तो आप उस कानून को ही निरस्त कर देना, कि बात ख़त्म, आप अपनी लिमिट में रहो। तो देखिए किस प्रकार से मतलब डेकोरेट किया। अगर आप इस पर थोड़ा सा चिंतन करो ना तो आपको पता चलेगा कि संविधान निर्माताओं ने क्या शानदार तरीके से संविधान को डेकोरेट किया है कि कहीं कोई तानाशाही नाम की चीज़ तो दूर दूर तक कोई संभावना ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। तभी तो भारत में इतना शानदार व्यवस्थाएं चल रही है। संसद को भी अधिकार है कि वह विधि के द्वारा न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित कर दे। अब ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को सर्वेसर्वा बना दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट कुछ भी किए जा रहा है, कोई भी कानून बनाए तो उसको निरस्त कर दिया वगैरह, ऐसा भी नहीं है। संसद वापस कानून बनाकर इसकी शक्तियों को सीमित कर सकती है। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर कोई भी फ्री नहीं है। जनता के लिए जनता द्वारा शासन है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, शानदार तरीके से शासन चल रहा है। किसी को ये छूट नहीं है कि कोई कुछ भी दूसरे के अधिकारों का हनन करे, गलत कानून बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वयस्क मताधिकार, ये भी हमारे संविधान की विशेषता है। इसमें वयस्क मताधिकार का मतलब अधिकार है सभी को, और किस प्रकार से अधिकार है, किस आयु वर्ग के हैं, ये भी फिक्स किया गया है इसमें। ये देखिए, भारत में प्रतिनिधियों के निर्वाचन हेतु वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया है। बताने वाली बात ही नहीं है। तुम जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो वो तो सभी जाते हो और अपनी इस फिंगर पर वो ब्लैक मार्क करवा के लाते हो, और पंचायती भी करते हो इलेक्शनों के दिनों में थोड़ी बहुत, तो फिर भी पढ़ लेते हैं। मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी। मैं कहूँगा वेरी इंपॉर्टेंट। जब बात मूल संविधान की आती है ना, तब उसमें संशोधनों को नहीं गिना जाता है। जब संविधान पहली बार बन के तैयार हुआ था, संविधान एकदम नया नवेला था, तब क्या हालत थी वो यहाँ पर पूछी जाती है। वो है आयु 21 वर्ष। लेकिन 61 में आर्टिकल अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन के तहत 1989 को आर्टिकल 326 में संशोधन कर मताधिकार की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष कर दिया गया। और ये आप सभी को पता है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 326 में इसको किया गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। क्लियर है? आगे चलते हैं। केंद्राभिमुख संविधान, केंद्राभिमुख संविधान, ये क्या मतलब हुआ इसका? तो ये है भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 पहला ही अनुच्छेद क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या होगा? भारत समस्त राज्यों का एक संघ होगा। और यही है आपका आर्टिकल 1, पहला आर्टिकल यही है। और यही तो मतलब वो मेन चीज़ है, रीढ़ की हड्डी। भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मकता की प्रवृत्ति को धारण करता है। क्या होता है संघात्मक और क्या होता है एकात्मक? यहाँ पर समझिए। संघात्मक मतलब ये हुआ कि ये जो सारी शक्ति है केंद्र में, वो बंटी हुई होगी अलग अलग राज्यों में इस प्रकार से, इसे बोलते हैं संघात्मक। तो अनेक राज्यों में अपनी शक्तियों का बंटवारा कर दिया। जैसे कि राजस्थान, ये भारत है, इसमें ये यहाँ पे प्यारा सा राजस्थान है। तो राजस्थान में मान लो कि शिक्षा विभाग में कोई निर्णय लेना है, तो ये केंद्र से कोई डिस्कस थोड़ी ना करेंगे। यहाँ का इसका पर्सनल मंत्री होगा, प्रशासनिक अधिकारी होंगे, और यही कोई फैसला लेके राजस्थान में लागू कर देंगे। अब इसमें केंद्र को डिस्टर्ब करने की कहाँ जरूरत है? तो केंद्र ने शक्तियों का बंटवारा कर दिया, राजस्थान का कर दिया, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट हैं हमारे 28 स्टेट हैं, तो इनमें सारों में बंटवारा कर दिया इनका। अब कहाँ प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस प्रकार से ये चल रहा है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं आपके संघात्मक। और एकात्मकता की प्रवृत्ति क्या होती है? एकात्मक मतलब कि ये जो हम क्या है, भारत के नागरिक, ये नागरिकता के तौर पर ये कोई ऐसा नहीं करेगा कि राजस्थान स्टेट का नागरिक है या महाराष्ट्र का नागरिक है, ये भारत के नागरिक है। इसे बोलते हैं एकात्मकता, मतलब कि पूरे देश में एक ही। आगे देखिए, संघात्मक संविधान, शक्तियों का विभाजन, मैंने अभी आपको बताया, यही शक्तियों का विभाजन, बंटवारा कर देते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका, बिल्कुल स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, और लिखित संविधान है हमारे इधर। ये तो सबसे मेन बात ही होगी लिखित संविधान की। एकात्मक संविधान किस प्रकार से है? एकल नागरिकता, अभी मैंने डिस्कस किया था, आई आपके आंखों में चमक, ये आई चमक। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। जब राज्यपाल पढ़ा था तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 5 से 6 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। आपातकालीन उपबंध किए गए हैं, हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे किस प्रकार से आपातकाल के उपबंध किए गए हैं। नए राज्यों के निर्माण की शक्ति भी है इसमें, नए स्टेट का निर्माण कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो प्रोफेसर केसी हेवियर, ये इस प्रकार से नाम है, आधा हेवियर ने क्या बोला था? भारतीय संविधान को एक अर्धसंघीय संविधान कहा है। क्या कहा है? अर्धसंघीय संविधान। किसको कहा है? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है प्रोफेसर केसी ने। तो इस प्रकार की ये स्टेटमेंट क्या है कि कभी कभी सीधे आपके एग्ज़ाम में आ जाते, तो इस प्रकार ये ध्यान रखने लायक है। आगे देखिए, आगे भी एक स्टेटमेंट है सर आइवर जेनिंग्स का, केंद्राभिमुख संविधान कहा है। केंद्राभिमुख मतलब कि ज़्यादातर शक्तियाँ किस में है? केंद्र में है। और ये सर आइवर जेनिंग्स का पहले भी स्टेटमेंट आया था इसमें इधर। तो ये आपको चीज़ें विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। तो अब आगे देखिए,
आगे है आपके, पढ़ लेते हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, फिर आगे शुरू करते हैं। सर आइवर जेनिंग्स का पढ़ लिया था, केंद्र अभिमुख संविधान। अब ये इसमें कोई समझाने वाली चीज़ नहीं है, इन्होंने इनके माइंड में आ गई तो इन्होंने बोल दिया, याद रखना है आपको। ऑस्टिन महोदय अभी पीछे पढ़ के आए हैं, वो ऑस्टिन को इन्होंने बोला सहकारी संघवाद है भारतीय संविधान। ये सभी भारतीय संविधान के संदर्भ में इन्होंने बोले हैं ये कथन, भारतीय संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने संविधान दिया है भारत को, वो क्या बोलते हैं, संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। ये बोलते हैं आपके बाबा साहब अम्बेडकर कि भाई जो संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है इसको, और ये साथ साथ में एकात्मकता भी है, इसमें एकात्मकता भी है। तो ये स्टेटमेंट है डॉक्टर अम्बेडकर का। क्लियर है। 12वीं क्या विशेषता है एकल नागरिकता की, तो ये मैंने आपको समझा दिया है, अब बस पढ़ लेते हैं। संघात्मक संविधान द्वारा सामान्यतः दोहरी नागरिकता, प्रथम तो संघ की तथा द्वितीय राज्य की का प्रावधान किया जाता है, जैसे कि यूएसए में। समझो इसको, संघात्मक जो देश हैं जिनमें संघात्मक शासन प्रणाली, उनमें सामान्यतः क्या होता है, जैसे कि भारत की नागरिकता ले ली, और अब ये राजस्थान में तो ये बोलेगा कि मैं राजस्थान का नागरिक हूँ और भारत का नागरिक हूँ। यूएस में ऐसा ही होता है। लेकिन हमारे भारत में क्या है, चाहे तू किसी भी स्टेट का है, तू है भारत का नागरिक। हम बोलते हैं हम भारत के लोग, वी ऑल आर इंडियन। तो कितना प्यारा वर्ड है ये इंडियन। मूवी आपने देखी होगी, कमेंट करके बताना मुझे। लेकिन भारतीय संविधान द्वारा भारत की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए संघीय संरचना के बावजूद एकल नागरिकता को रखा गया है। क्यों रखा गया है, तो ये रहा एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए। तो अब जितने भी 29 स्टेट हैं वो सभी क्या बोलेंगे कि हम कहाँ के नागरिक हैं, हम भारत के नागरिक हैं, तो गर्व से हम भारत के नागरिक हैं। तो यहाँ पर बात आ जाती है एकता और अखंडता की। तो संविधान निर्माता कितने स्मार्ट थे, निश्चित रूप से स्मार्ट थे, सभी स्मार्ट थे, बहुत शानदार थे। आगे देखिए 13वां जो साइलेंट फीचर है वो क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। जो संविधान में है वो फाइनल है, अब उसके साथ बिना मतलब कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता या उसके विपरीत कोई कार्य नहीं कर सकता। आगे देखिए विधि का शासन, सभी नागरिक विधि के समक्ष, कानून के समक्ष क्या है, समान है। मान लो कि विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने कोई अपराध कर दिया, कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा भाई सीधे। सामान्य नागरिक ने कर दिया, कहाँ जाएगा, जेल में जाएगा। ये नहीं है कि ये बड़े पद पर है, या मान लो कि कोई आईएएस ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर घूस लेते हैं, आजकल अखबार में पढ़ते हैं, मतलब कोई 100 में से कोई 1%, तो कहाँ जाता है, जेल में। और एक छोटा अधिकारी होता है वो भी जेल में। सभी के लिए समान है। ये नहीं है कि ये बड़ा है, ऐसा पद है, या कोई एज में बड़ा है तो नहीं ये तो बुजुर्ग है, नहीं साहब। कानून के सामने सभी समान है, और यही तो भारतीय संविधान की विशेषता है। आगे देखिए आपातकालीन संबंध, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपातकालीन संबंध। आपातकालीन उपबंध, इस संबंध को उपबंध को एक ही बात है। संबंध किस प्रकार से वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपातकालीन उपबंध क्या क्या है, संविधान में 3 प्रकार के संकट काल यानी आपात का उल्लेख किया गया है। पहला तो ये इम्पोर्टेंट है, 3 प्रकार के, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आर्टिकल 352 में ये उल्लेख किया गया है इस प्रकार का। अगर कोई मान लो कि कोई अटैक कर दिया किसी ने, मान लो कि पाकिस्तान वालों की मौत आई है और उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, तो परिस्थितियाँ ख़राब होते, कौन सा किस आर्टिकल के तहत आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लग जाएगा। क्लियर है। या सशस्त्र विद्रोह हो गया, तो आंतरिक विद्रोह हो गया कोई, तो भी क्या होगा, आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लग जाएगा। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछा गया तो ये है, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर आर्टिकल 356 के तहत आपातकाल लगेगा, और इसकी मुख्यमंत्री की जो मंत्रिपरिषद है वो भंग कर दी जाएगी, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा,
और राज्यपाल इसकी मतलब की सिफारिश कर सकता है। ये सारा कुछ हमने पढ़ रखा है। और ये तीसरे प्रकार का एक छुपा रुस्तम है वित्तीय संकट। एक बार डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई थी शायद। तो इसके बारे में वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाने पर आर्टिकल 360 के तहत ये आपातकाल लगाया जाता है। तो आपको मोटा मोटा ये ध्यान में रखना है, बाकी ज़्यादा रटने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम। आपातकाल में सबसे प्रमुख प्रभाव ये होता है कि हमारा संघात्मक शासन एकात्मक हो जाता है। सारा पावर किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है। ठीक है, तो सारा किसके पास चला जाता है? पावर राष्ट्रपति के पास। तो संघ होते हैं अलग अलग ये राज्य बने हुए हैं इस प्रकार से। अब आपातकाल लग गया तो उसका सारा का क्या होगा? शासन कौन संभालेगा? राष्ट्रपति संभालेगा। तो हो गया ये एकात्मक। समझ गए इसकी? आगे देखिए, आगे है ये 16वां फीचर क्या है और ये लास्ट है, ग्राम पंचायतों की स्थापना। ग्राम पंचायतों की स्थापना ये भी हमारे संविधान की विशेषता है भाई। और क्या है इससे आशय? संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि ग्राम पंचायतों की स्थापना कर इन्हें स्थानीय शासन की प्राथमिक इकाई बनाया जाए। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं मैंने पहले ही बता दिया। एक ऐसे तत्व, ऐसे नियम जो कि एक राज्य के कर्तव्य होते हैं और राज्य को मार्गदर्शन देते कि किस प्रकार से एक शानदार व्यवस्था सिस्टम सुचारू रूप से स्थापित कर सके इस अपने राज्य में। तो नीति निर्देशक तत्वों में ये कहा गया है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए जिससे कि इसे स्थानीय शासन की इकाई बनाया जा सके, स्थानीय लोगों को शासन में भागीदार बनाया जा सके। तो ये इस प्रकार के ये 16 फीचर थे। तो ये थे 16 फीचर। तो ये हमने बढ़िया तरीके से पढ़ा और आपको पढ़कर अच्छा लगा होगा निश्चित रूप से। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हेल्पफुल है आपके लिए बहुत ज़्यादा और आपको पसंद आ रहे होंगे। वीडियो पसंद आ रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी तैयारी को धांसू तरीके से आगे बढ़ाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।